साथियों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे अभ्यर्थी कोई भी एग्जाम, चाहे रीट है, एसआई है, कोई भी एग्जाम जैसे जैसे पास में आता है, कोई भी अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करें, हम ऐसी कोई भी कमी नहीं रखें जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाए। वह हर चीज प्रयास के अंदर अपने शामिल करना चाहते हैं जो उन्हें जरूरत महसूस होती है। ऐसी ही एक क्वेरी जो लगातार स्टूडेंट्स मुझसे संपर्क कर रहे थे और वो बता रहे थे कि सर आप ये बताएं कि ऑनलाइन टेस्ट अब जो होते हैं एग्जाम से पहले और प्री एग्जाम टेस्ट जो कई कोचिंग संस्था या कोई व्यक्ति विशेष या कोई ऐप ऑर्गेनाइजर करवाता है, तो वह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसी संबंध में आज मैं पूरी जानकारी बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, मैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पहलू आपके सामने रख दूंगा और उसके सामने विद्यार्थी खुद ये निर्णय लें कि उन्हें कौन से चीज को देखना चाहिए, उनका निर्णय क्या है, उसके लिए वे स्वयं स्वतंत्र हैं। उससे पहले साथियों मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से न तो मैं किसी कोचिंग, न किसी ऐप ऑर्गेनाइजर, न किसी यूट्यूब चैनल, न कोई भी अन्य व्यक्ति को की आलोचना कर रहा हूँ या उनके कार्यों को नकार रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। और न किसी का प्रचार कर रहा हूँ या उन्हें इस चीज के लिए मैं आगे और प्रेरित करूं, ऐसा भी नहीं है। तो मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं साथियों, जैसा कि मेरा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से मैंने चैनल बनाया था, जो युवा इस दौर पर भटकते हैं उनको भटकाव से बचाने के लिए उचित मार्गदर्शन और स्टडी मटेरियल जो सुलभ तरीके से इजी वे में उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए। तो आज भी मैं जो है विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए एकदम मेरी जो पर्सनल सलाह होगी, मेरे जो पर्सनल सुझाव होगा वह मैं दूंगा। अब उसे मानना नहीं मानना, निर्णय क्या लेना है, उसके लिए विद्यार्थी स्वतंत्र है। तो साथियों ये चीज पहले बता दूं, मैं इसके सकारात्मक जैसे पक्ष की बात करता हूं तो वह यह है कि आपको एग्जाम से पहले उसकी स्थिति पता चल जाती है कि किस तरह का एग्जाम का प्रेशर होगा, किस तरह का दबाव होगा, किस तरह का क्या होगा, वह चीज पता चल जाती है और आप अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब मेरा क्या मानना है और मैं आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहता हूं वह ये है साथियों कि ये ऑनलाइन टेस्ट और प्री एग्जाम टेस्ट जो होते हैं वे एग्जाम से कम 2-2.5 महीने पहले दिए जाए तो ज्यादा बेहतर है। जब एग्जाम के 1.5-2 महीने बचे होते हैं तब हम अगर ऑनलाइन टेस्ट और प्री एग्जाम टेस्ट के अंदर पढ़ते हैं तो क्या प्रभाव होंगे साथियों कि एक तो जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट आपने दिया और आप, मैं ये कहूंगा उन अभ्यर्थियों को कि आप उस तरीके के टेस्ट अभी नहीं दें जब 1.5 से 2 महीने बचे हैं, जहां पे आपको आपकी रैंक पता चलती है। और मान लीजिए उसमें क्या होता है साथियों, मान लीजिए 1000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, 1000 अभ्यर्थियों ने दिया और वो पेपर का स्तर कैसा होगा वो आप सभी जानते हैं। 1000 अभ्यर्थियों ने दिया, उसमें से मान लीजिए आपकी रैंक लगी 200 भी या 300 भी लग गई, 150 भी लग गई, ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी, लेकिन फिर भी 200 भी रैंक लगी, 150 भी रैंक लगी, तो उससे आपके अंदर क्या जो बात आपके दिमाग में आएगी वह यह आएगी कि 1000 अभ्यर्थियों में मेरी 200 भी रैंक है, तो मेरी 10,000 अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक होगी, 1 लाख में कौन सी होगी, 10 लाख में कौन सी होगी, 17 लाख में कौन सी होगी, जैसे रीट की बात करें 17 लाख में कौन सी रैंक होगी। इस तरीके से आप न चाहते हुए भी आपके अंदर वह नकारात्मकता घुसने लगेगी और जब ये नकारात्मकता घुसने लगेगी तो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है वो आपको इससे बचा नहीं पाएगा। तो सबसे एक चीज तो ये होती है कि इसमें ये होता है साथियों कि यहाँ पे रैंक पता चलती है, वहां पे ये चीज होती है। अब रैंक में ऐसा है साथियों, हमने भी अपने भी निःशुल्क टेस्ट लिए थे, काफी समय से सीरीज चल रही, लेकिन अब बंद कर दिया क्योंकि विद्यार्थी हित को देखते हुए ये करना पड़ा। तो उसमें क्या होता है कि अपन ने भी ये देखा था कि कई अभ्यर्थी जो हैं उनको रियल एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता और इसी एग्जाम में जो हर दिन देते हैं उसमें अच्छी रैंक लाकर वे बहुत सारी तारीफें बटोरना चाहते हैं और फिर वो कैसे भी चीटिंग करके साम नाम दंड भेद से यहाँ पर वो अच्छी रैंक लाने की कोशिश करते हैं। इसमें पढ़ने वाले अभ्यर्थी के साथ में क्या होता है साथियों कि वो बैकफुट पर आते हैं, वो ये समझते हैं कि हमने इतनी तैयारी की और फिर भी हमारे जैसे कि 30 प्रश्न है उसमें से 25 या 26 सही हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी अभ्यर्थी है जिनके 30 में से 30 सही हो रहे हैं, तो वो इस मामले में बैकफुट पर जाने लगते हैं। तो एक तो ये होता है नकारात्मक पक्ष इसका। एक चीज ये है साथियों कि जैसे मुझे ही टेस्ट पेपर बनाने के लिए दिया जाए या किसी कोचिंग संस्था कोई बनाती है या कोई शिक्षक विशेष बनाता है या कोई भी ऐप ऑर्गेनाइजर बनाता है, तो वह कोशिश ये करता है कि कठिनाई स्तर उसका बहुत ज्यादा रखा जाए, कठिन से कठिन पेपर बनाने की कोशिश की जाए। जैसे मुझे एक दिया जाए तो मैं भी कुछ सवाल ऐसे डालूंगा 8-10
जिसका उत्तर रीट वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आए, और 4-5 तो ऐसे होंगे जो मुझे भी नहीं आए। जो पेपर बनाते टाइम मुझे पता होगा, लेकिन दूसरी बार जब मैं खुद टेस्ट दूंगा तो मुझे भी उसमें कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि साथियों अभ्यर्थी बाहर वहीं होता है जब सरल सवालों को गलत किया जाए। भारी सवाल, कठिन सवाल जो गलत होते हैं उससे बाहर नहीं हो सकता। हाँ, मेरिट अप डाउन हो सकती है, लेकिन उससे बाहर नहीं होगा। जब सरल सवालों को गलत कर दिया जाएगा सीधे सीधे, तब अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर हो जाएगा। तो एक कठिन स्तर इनका आप जब भी देखेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट है या प्री एग्जाम टेस्ट है, चाहे कोई भी है, मॉडल पेपर भी है, तो उनका भी प्रश्न पेपर का जो स्तर होता है वह थोड़ा कठिन होता है, अपर लेवल का होता है। तो इस वजह से भी अभ्यर्थी क्या है, थोड़े से डिमोटिवेट होते हैं। तो ये कारण है साथियों की ये चीज, इस वजह से मैं कहता हूं कि 1.5 से 2 महीने पहले यदि आप ये चीज ज्वाइन करते हैं तो इनसे बचना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, विद्यार्थी खुद निर्णय ले सकते हैं। अब इसमें किसी कोचिंग संस्था का कोई दोष नहीं है, या कोई ऐप ऑर्गेनाइजर या कोई यूट्यूब संचालक है जो अपना काम कर रहा है इस तरीके से, तो उनमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं। वे अपने कार्य के प्रति समर्पित है, वे अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर उस यूट्यूब चैनल वाले ने ऐसा ऐसा थंबनेल लगा दिया कि हमें वो देखना ही पड़ता है, कि उन्होंने लगा दिया कि रीट की डेट आगे बढ़ गई, अब जो है इसी दिन आज ही घोषणा हुई, और ऐसा ऐसा जैसे कोई भी लगा दिया, और हर रोज वो ऐसे वीडियो चढ़ा देते हैं। तो इसमें उनका क्या दोष है? वह अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। उनका कार्य, उनका उद्देश्य था कि इस उद्देश्य से चैनल बनाया जाए, इस उद्देश्य के लिए वे कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए वे बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब अभ्यर्थी जो ये जानता है कि इस वीडियो के अंदर क्या है, और उसके बावजूद भी वो उस पर क्लिक करता है, तो यानी कि वो चैनल संचालक या जो भी व्यक्ति है वह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य के प्रति ईमानदार है, तभी तो उन्होंने आपको क्लिक करने पर मजबूर कर दिया। तो उनके कार्य तो अच्छा है, उनका तो अच्छा है, लेकिन अपन जानबूझकर भी वहां पर क्लिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोष तो हमारे अंदर है कि हम ये जानते हुए भी ये चीज कर रहे हैं, तो दोष हमारे अंदर। कोई ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं या प्री एग्जाम टेस्ट ले रहे हैं, तो उनके पीछे उनकी तो मेहनत पूरी लग रही है, वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, संचालक मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग संचालक या जो भी है वो तो मेहनत कर ही रहे हैं। लेकिन हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, वह हमारे ऊपर है। कोई भी जबरदस्ती हमको बैठाकर टेस्ट नहीं दिला सकता, या जबरदस्ती हमें उनका कंटेंट नहीं दिखा सकता। इसके लिए तो हम खुद या तो देखेंगे, या फिर हम खुद उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो अगर हम आकृष्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर अपना नियंत्रण अपना नहीं है हमारे ऊपर, तो उस कारण से हम आकर्षित हो सकते हैं। तो इसमें उनको दोष देने की जरूरत नहीं है, या ऐसा कहें कि वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं। उनको गलत कैसे कह सकते हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, आपको अपना कार्य करना है। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट साथियों, वापस यदि सार में यदि मैं बताना चाहूं, तो यदि आपकी जगह मैं होता इस समय, तो मैं क्या करता, मैं अब 1.5-2 महीने पहले इनमें नहीं पढ़ता, क्योंकि इससे रैंक पता चलने से मुझे पता है कि नकारात्मकता अंदर आएगी। अब इसमें क्या करना होता है साथियों, अपना एक टारगेट फिक्स करना होता है। जैसे आपने 80% का टारगेट ले लिया कि मुझे 80% लाना है, अब आपको रैंक से, राजस्थान में भले कोई रैंक बने उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये टारगेट अचीव करना है, इसको लेकर चले। तो आप कहोगे गुरुजी प्रैक्टिस कैसे की जाए, तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट मिलते हैं आजकल मार्केट में, प्रैक्टिस सेट है, बहुत सारे मॉडल पेपर है, उन्हें लाइए, ईमानदारी से मिलाइए। एक पेपर मिलाने के बाद में आपके जितने भी परसेंटेज बनते हैं, मान लीजिए 78% बन गए, ऊपर लिख लीजिए, 75% बन गए, ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद में क्या करना है साथियों कि आपके मान लीजिए 75% है, अब 25% आपके कहाँ कट रहे हैं, कौन से सवाल आपके गलत हो रहे हैं, उनको टिक करें, उनको देखें वापस, और उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ें। अब जो सवाल सही हो रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर है, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और जो गलत हो रहे हैं उन्हें अब इस समय में अच्छे से पढ़िए और उन पर मेहनत कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपका स्कोर सुधरने लगा है। तो यही होता है। और कभी भी सीटों को ध्यान में रखकर तैयारी नहीं करें, क्योंकि अब जैसे रैंक की बात है, तो सीटों को ध्यान में रखकर ये तैयारी करें। 31,000 पद है रीट के, आप मान लीजिए मैं जैसे कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं यदि ये मानूंगा कि मेरे हिस्ट्री से 13 सीट है, तो मैं ऐसा सोच लूं पूरे राजस्थान में 13 सीट है, तो मुझे तैयारी करने की जरूरत ही नहीं, कहाँ पे 13 सीट में नंबर लगेगा, इतनी सारी बाकी जिम्मेदारियों के साथ मैं पढ़ाई करूंगा तो नंबर कैसे लगेगा। तो मैं ये सोचकर तैयारी नहीं करता, आपको भी ये सोचकर तैयारी नहीं करनी है। आपको आपका एक टारगेट ले लेना है। जैसे मैंने टारगेट ले लिया कि मुझे 150 में से 200 नंबर 200 में से 150 नंबर लाने हैं, कैसे भी करके।
उसके बाद चाहे कितने अभ्यर्थी हो, लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, अपन को पता है कि कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जा सकती और हमेशा जो है ये इसके आसपास रहती है। और इतने नंबर ला दिए, उसके बाद में इंटरव्यू होगा तो अपना हो जाएगा इसके अंदर। तो ये चीज होती है साथियों कि आपको ये टारगेट लेकर चलना होता है। इस टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करें, ना कि यहाँ पर रैंक बनाने से आपका सिलेक्शन होगा। आप जब ये टारगेट अचीव कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर समय भी ज्यादा व्यर्थ होता है। जैसे प्री एग्जाम टेस्ट ऑफलाइन किसी ने ऑर्गेनाइज करवाया, वहां आना जाना इसके संबंध में आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑनलाइन है तो इसको ऑनलाइन देने के लिए इसकी ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी, जबकि आपकी मुख्य परीक्षा जो मेन होगी वह ऑफलाइन होगी, तो इसमें थोड़ी सी परिस्थितियों में अंतर आ जाएगा। दूसरी चीज कि फिर आप वापस इसके सॉल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए कम से कम 10 मिनट देते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा समय इसमें जाया हो जाएगा। ऑफलाइन में आपने हाथों हाथ देख लिया, मॉडल पेपर में जैसे मिला लिए, उसके बाद में आपने हाथों हाथ ही सॉल्यूशन देख लिया, जो कमजोर पक्ष है उनको तैयार किया और वहां पे काम हो जाएगा। तो आपकी जगह यदि मैं होता तो मैं इस तरीके से तैयारी करता। अब कई साथी जो है कमेंट ये भी करते कि सर मॉडल पेपर बता दीजिए या प्रैक्टिस सेट बता दीजिए, कौन सी पब्लिकेशन के लेने चाहिए, कौन सी कंपनी के लेने चाहिए। तो साथियों ऐसा है, मैं यहाँ पर इसलिए भी बताने से बचता हूँ कि फिर पता चले वीडियो बनाने के बाद में कि कोई पब्लिकेशन मुझे ये कह रहा है कि आपने मेरे वाला नहीं बताया या आपने मेरा बता दिया या ऐसी चीज। तो इन सब चीजों से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। आप करें क्या साथियों, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, आप खुद नाम जानते हैं, आप खुद मुझे बता सकते हैं वे नाम। बुक स्टॉल पर जाएं, 2-3 पब्लिकेशन देख लें, आपको जो भी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूं जितने पब्लिकेशन है सारे मिला लो, यदि आपके पास तैयारी अच्छी है और आपके पास में समय है। तो मैंने भी सारे मिलाए थे, तो आप भी मिला सकते हो यदि समय है। नहीं है तो आपको पता है कि ये पब्लिकेशन अच्छे हैं, वहां जाकर देखिए, उसके अंदर का मैटर देखिए, उसके अंदर के प्रश्न देखिए, प्रश्नों की प्रकृति देखिए और अपने आप पर खुद निर्णय लेकर फिर आगे बढ़े। तो साथियों मैं यहाँ पे आपको न तो कह रहा हूँ कि ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोनों पक्ष नहीं कह रहा हूँ। मैंने आपको जो वस्तु स्थिति है वह क्लियर करके बताइए। निर्णय लेने के लिए जो भी अभ्यर्थी है वे स्वतंत्र है। मेरी किसी के ऊपर कोई थोपी हुई चीज नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। मैंने एक मार्गदर्शन करने का कोशिश की है और आप समझ सकते हैं, आपके अंदर इतनी समझ अब विकसित हो चुकी है कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई किसी की न तो मैं आलोचना कर रहा हूँ, न मैं किसी की नकारात्मक, न किसी के रोक रहा हूँ, न किसी को प्रेरित कर रहा हूँ। जो चीज थी क्लियर वो मैंने बताने की कोशिश की है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। हो सकता है कि किसी अन्य व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, मेरे से अलग विचार रखते हो, ये मेरे विचार थे इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।